बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। धरती आबा यानी धरती का उद्धारक। जनजातीय समाज में उनका बहुत सम्मान है। वैसे पूरे देश में सम्मान है, अकेले जनजातीय समाज की बात नहीं है, लेकिन बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को वास्तव में ये बताया कि जो हमारे परंपरागत जीवन मूल्य हैं, हमें उन्हें अक्षुण्ण रखना चाहिए, उन्हें बचाकर रखना चाहिए, और जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें हमें किस प्रकार आगे सुरक्षित हाथों में पहुंचाना है। और जब आप बिरसा मुंडा के जीवन को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि उन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से जो संघर्ष किया, जो उनका बलिदान हुआ है। हालांकि उनका जो बलिदान है वो आज भी रहस्य है। कहा गया कि वो हैजा से उनकी डेथ हुई, लेकिन कैसे हुई ये आज तक रहस्य है, और अब वो रहस्य कैसे, अब तो उसकी संभावना नहीं है। लेकिन जो भी है, बिरसा मुंडा का जो बलिदान है वो देश के लिए हुआ, समाज के लिए हुआ, इस देश की परंपराओं के लिए हुआ, हमारे जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है उनके लिए हुआ, और जो हमारे जनजातीय समुदायों की या जनजातीय समाज की जो वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं वो वास्तव में हमारे पूरे देश के जीवन मूल्य हैं, वो अलग नहीं हैं। इसलिए आज इस दिवस पर उनका स्मरण करने के लिए हमारे साथ वीसी आईएमसी डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी हैं, और वैभव सुरंगे जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में पिछले अनेक वर्षों से समाज को, जनजातीय समुदाय के बारे में, जनजातीय समाज के बारे में, जो उनके जीवन मूल्य हैं उनके बारे में, और जो हमारे देश में, हम आज बिरसा मुंडा की अकेले बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दिन जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये जनजातीय समाज के जितने हमारे हीरो हुए हैं, बड़ी संख्या है उन हीरो की। जब आप उन पर बात करना शुरू करते हैं, अभी वैभव सुरंगे जी उस विषय में बताने वाले हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं, उन सबको वास्तव में एक साथ स्मरण करने का ये दिन है, और वैभव सुरंगे जी उस विषय में बताने वाले हैं। साथ में हमारे साथ हैं श्री विवेकानंद नरताम, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के सहायक आचार्य हैं, और आप स्वयं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से हैं, और माडिया जनजातीय समुदाय से आप आते हैं, और आप भी जनजातीय विषयों पर बहुत अच्छा अध्ययन रखते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं वीसीआईएमसी डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी से कि आप श्री वैभव सुरंगे जी का आईएमसी की ओर से स्वागत करें। अंग वस्त्र और मेमेंटो प्रदान करें। सर, आपका आईएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको समय निकालने जी, धन्यवाद। आईएमसी की तरफ श्री विवेकानंद नरताम जी का भी अभिनंदन करने के लिए अनुरोध है। मैं डॉक्टर पवन कोंडल जी से अनुरोध करता हूं कि आप वीसी मैम का स्वागत करें। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री विवेकानंद नरताम जी से कि आप अपना विषय रखें। Thank you so much, sir. First of all, thank you so much for inviting me and giving me this opportunity to interact with your students who are going to shape the media narratives and also create the media discourses in the country. So coming at this prestigious place is indeed an honor. Thank you so much for that. I must also extend my heartfelt thanks and gratitude, in fact, to VC ma'am for accommodating us, ma'am. Thank you so much, ma'am. And in fact, I regard all of you, Pramod sir, Vaibhav ji, in whose stewardship I'm learning a lot of things. I've known him for a very long time now, and Professor VC ma'am, and all of you, talking to you
in this August gathering, in this August hall, is a sort of nervous experience for me. But still, since I have chosen to come here, I think I need to put in certain points at this August hall in the presence of this August gathering. Today, we are commemorating 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. He became Bhagwan. You must have seen that in the documentary, since most of you were sitting over here. And he achieved that Bhagwan-ness, or Bhagwan ban gaye, at just the age of 25 years. I'm sure most of you sitting here in the hall are 25 years of your age. So in such a small span of time, he motivated his followers and motivated them for a greater cause of India's independence, and also to protect his faith from the foreign aggression, and also the rights over jal, jungle or zameen jo hum kehte hai, on those, in regard to these things. So it was a mammoth task. It was not an easy task. So that is something I think as students of communication, and also I'm also a student of communication, I'm also doing some sort of, citizen journalism. So for us, this is something that we need to learn from him, and we will continue to learn from him. The Janajatiya Gaurav Divas. Why is this Janajatiya Gaurav Divas in the first place? We must have heard about it that on 10th of November 2021, the cabinet, the Modi government's cabinet took a decision that 15th of November, which happens to be Bhagwan Birsa Munda's birth anniversary, or the birthday, on that particular day, we will celebrate Janajatiya Gaurav Divas. Why? What is an idea behind it? So, see, look at our social milieu. We will know that every community or every social group has their leader. They look at them and they derive some sort of inspiration, and also they realize that they have a glorious past. In tribal communities also, we have innumerable number of heroes, east, west, north and south, in every nook and corner of this country. But centrally, we did not have any such occasion wherein the tribal people, or because the word tribal is not literally Adivasi, which is translated in our constitution. If we have known the translation, or the word which has been mentioned in our constitution is Janajati. Janajati log, aisa iska translation hai, and therefore Janajatiya Gaurav Divas, commemorating Bhagwan on the occasion of Bhagwan Birsa Munda's birth anniversary each year. So that the tribal communities which have spread across, hum kehte hai, from Pashupati to Tirupati, and also the northeastern states. So we have diverse tribal communities in the diverse geographic locations of our country. So all of them can sit together on that particular day. They can listen to, or they can, memorize the invaluable contributions in India's struggle for independence, and also they can realize that they have tremendous contribution to this social, political and cultural fabric that we have woven over a period of time. हमने जो समय, हम जिस प्रकार का समाज राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर बने हैं, उस समाज को बनाने में जनजातीय नायकों के जो योगदान है वो अनन्य साधारण है। उन योगदानों को याद करते हुए उनकी एक बहुत ही वैभवशाली इतिहास और वैभवशाली परंपरा रही है, इसको याद करने की वो करेंगे। और साथ हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि whenever we talk about India's struggle for independence, we know Mahatma Gandhi ji, no doubt his contributions are invaluable. Then we know all the Congress leaders, and then we also know the leaders, freedom fighters from urban areas and village areas, urban dwelling societies and village dwelling societies. But there is some fleeting references which have been mentioned in our history book, in the books of sociology and in the books of political sciences. In general, the books of social sciences, there are scant or fleeting references of the contributions of tribal heroes. And they have been
they have been mentioned as the tribal revolts or the tribal uprisings, and in short, we talk about them and then we run away. But if we give a look and if we try to look at India's history, we would realize that much before 1857, the tribal communities resisted the colonial rule on this land. If, for example, 1756 to 1773, Paharia uprising, 1830 to 1831, Coal uprising, in similar ways, 1850 to 1856, Santhal uprising, and many such uprisings. Such uprisings have also taken place in northeastern states, Naga uprising, and then other uprisings. And these uprisings have taken place before 1857, and therefore, we must also realize one thing, that these tribal uprisings in different parts of the country created the ground for the mainland, or the so-called mainland, because every land is a mainland. India's every land is mainland, but the way we have come to understand mainland as, so these uprisings created ground for the mainland fights against the British colonial rule, 1857, and later on the establishment of Indian National Congress, then Lal Bal Pal, and then Gandhiji, and then later on revolutionary movements of Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev, and many other such revolutionary leaders. So, but most of us have heard about the contributions of Indian National Congress and the leaders associated with it. And we also know about Netaji Subhash Chandra Bose. No doubt these are the जो पूज्य है हमारे लिए ये, they are to be worshipped. But similarly, मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन we do not know about the contributions of tribal fighters. हमको पता है कि मुंडाओं का अपराइजिंग, संथालों का अपराइजिंग, कोलों का अपराइजिंग, खोंडों का अपराइजिंग, गोंडों का अपराइजिंग, इस प्रकार के अपराइजिंग्स के बारे में हमने सुना है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन से लीडर्स ने कहां और क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके डिटेल्स हमें पता नहीं है. Therefore, we commemorate 15th of November, which happens to be the birth anniversary of भगवान बिरसा मुंडा as the जनजातीय गौरव दिवस, कि जहां पर भारत का सारा जनजातीय समुदाय अपने ग्लोरियस पास्ट पर गर्व कर सके, और हम में से बहुत सारे लोग जो जनजातीय नहीं होंगे, हम जो अर्बन ड्वेलिंग सोसाइटीज या विलेज ड्वेलिंग सोसाइटीज में बसने वाले हम जो लोग हैं, हम भी इस ग्लोरियस इतिहास को याद रखते हुए उन महानुभावों के प्रति हमारी श्रद्धा हम अर्पित करें. दैट इज एन आइडिया, दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस. एंड देयरफॉर आई अगेन extend my thanks to the people sitting here on the dais and also to you for having come here. And I'm sure this idea will provoke you to think further on the contributions of the Janajati heroes in India's struggle for independence. Generally, when we talk about India's struggle for independence, what general references are there? That their fights were for, उनकी जो लड़ाइयाँ थी, उनके जो युद्ध थे ब्रिटिशों के खिलाफ, सिर्फ जल, जंगल और जमीन इसके लिए थे, और इसका सिर्फ material aspects तक ही. Their fights are just relegated to the material aspects of their being. So that wasn't just the material aspects of their fight. There is not just the material aspect of their fight. There is also spiritual and cultural aspects. Therefore, मैं कहता हूँ, this is my understanding over a period of time which I have remained associated with these ideas and I have been reading about it. I have come to this understanding that ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जो कॉलोनियल स्प्री शुरू हुई, and the colonizers went in North America, South America, Australia, Africa, in various other parts of the world. They conquered those lands. They actually physically and culturally, they exterminated the local communities, which are called as indigenous communities. And similarly, such sort of efforts have taken place in this country also since the British came. And later on, after the Second World War, with the formation of United Nations and then the talk of right to self-determination, स्वयं निर्णय के अधिकार जिसे कहते हैं, after that we will realize that the people who had suffered in the hands of these colonizers, Western European colonizers in particular, who had exterminated those populations culturally and physically, जो भी रेमिनेंट्स उनके बचे थे, जो भी छोटे मोटे लोग जहां बचे थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनकी आवाजें उठने लगी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होने लगी,
तो इन सारा जो इतिहास के समय ये दे डेवलप सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो अपना हिस्टोरिक इनजस्टिस जो उन्होंने किया था, अपने जो पाप किए थे, in order to do away with those sins, they started considering them as indigenous communities, backward in terms of development, ये जो so called modern day development indicators है, उनको उनके निचले पायदान पे रखा गया. The same sort of prisms, वही चश्मे, they were used in Indian context also, and Indian tribal communities were tried to be understood by our sociologists, our anthropologists, our historians, our political scientists. बात हमें अगर समझना होगा कि at least after the Islamic invasions and then British invasion, prior to that we do not have the examples or known history नहीं है हमारे पास कि somebody came from outside and subjugated or exterminated the local populations. इसीलिए the social systems, in fact in India we had 3 social systems which were parallelly functioning. One is the urban dwelling civilization, village dwelling civilization, and the forest and hills dwelling civilization, जिनको हम जनजातीय ट्राइबल हम ये सब कहते हैं. इसलिए कहते these civilizations always existed and they contributed to each other. दोनों ने भी एक दूसरे को contribution ही किए. एंड भारतीय जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो समृद्ध बना, ये सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक जो प्रॉस्परस बना, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी के योगदान नहीं है, वो जनजाति कम्युनिटी के भी योगदान है. एंड देयरफॉर if we try to understand India's tribal communities or Indian social systems and cultural systems, we would have to trace the roots of all those systems into the tribal civilization. ट्राइबल सिविलाइजेशन को समझने के बाद ही हमें भारत की पुरातन सभ्यता कैसी रही होगी इसका हमको अंदाजा आता है. इसलिए हम कहते हैं ना कि कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए, मातृभूमि यह जन्मभूमि यह, पुण्य भूमि ही तुम्हारे जिए, हारे जीते संघर्षों में, साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए. हम मूलतः एक ही है. और इसलिए हमें ये जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें अगर समझना है, तो ये जो 3 systems which parallelly existed, which contributed to each other, और इसी का परिपाक हमें देखना होगा. Therefore, we cannot look at India's societies through the prism of the Western narratives, Western discourses and Western theories. We will have to evolve our own theories, our own narratives and our own discourses to understand our social system. And if we do that, then we will realize हमारे mythologies, whether you consider that as history or not, but हमारे mythologies में माँ रुक्मिणी के बारे में कहा जाता है, she belonged to इदु मिश्मी नाम की कम्युनिटी जो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी है. इदु मिश्मी जो ट्राइबल कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश, उस कम्युनिटी की माता रुक्मिणी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी. देन नागा कन्या जो नागालैंड की राजकन्या थी, उलूपी जिनका नाम, वो धनुर्धर अर्जुन के साथ उनका विवाह हुआ. एंड सिमिलरली अगर हम देखें, दिमासा जो राजकन्या है, प्रिंसेस है, वह उनका विवाह जो है भीम के साथ हुआ है. अब आप उसको माइथोलॉजी अगर मानते हैं, इफ यू डू नॉट कंसिडर दैट एज द पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, देन लेट्स कम टू द मिडिल एजेस टाइम. शिवाजी महाराज जब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे थे, तब उनके साथ महादेव कोली नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लड़ रही थी. व्हाई वर दे फाइटिंग फॉर? और जब राणा प्रताप जब यहाँ पर मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे राजस्थान में, तो बहुत सारे राजपूत राजाओं ने, यहाँ तक कि उनके छोटे भाई शक्ति सिंह ने भी उनके साथ अलायंस बना लिया था. जबकि जो भिल लोग जो है, राणा पुंजा जिनको कहा जाता है, ये भिल लोग राणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे. तो इसी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के साथ अगर हम देखें, हमारे रामायण महाभारत के समय से लेकर के मिडिल एजेस का समय, और इस कंटिन्यूटी के साथ अगर हम देखें, तो ये जो ट्राइबल फ्रीडम फाइट्स हमारे भारत में जो हुई है, द ट्राइबल रेजिस्टेंस जिन्हें हम कहते हैं, आप ट्राइबल रिवॉर्ड्स या ट्राइबल अपराइजिंग्स हमको जो पढ़ाया गया है, दीज वर नॉट जस्ट फॉर जल, जंगल और जमीन. ये जो लार्जर सोशल कल्चरल फैब्रिक जो दैट इंडिया इज, वह भारत एक जो संस्कृति है, जो मैंने कहा, इस संस्कृति को बचाने के लिए भी थे. अगर यह नोशन अगर है, ये कल्चरल एस्पेक्ट्स के, ये कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज को, देन वी विल बी ग्रेटफुल टू इंडियाज ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. आई थिंक
on this day, we would be provoked to think on this line and would continue with this idea in our journalism also. Not because I'm saying that you start understanding things on your own, because if you're trying to understand tribal societies by sitting in your library, by sitting here in the hall, by living in Delhi, you would always be misled. आपको अगर ट्राइबल कम्युनिटीज को समझना है तो आप यू विल हैव टू गो एंड मिंगल विद द ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज दे आर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कल्चरल एस्पेक्ट्स. ये जो उनको एनिमिस्ट और नेचर वर्शिपर्स कहा गया है, भारत के सभी समुदायों में हम जो इसको जियोग्राफिक एंटिटी को हम जो हिंदू ये जो लैंड कहते हैं और इसमें रहने वाला जो हिंदू समाज है, इसके बारे में एक कविता में कहा है कि हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, जड़ और चेतन दोनों को भी अपना माना है. मानव पशु तरु गिरी सरिता, मानव पशु तरु मतलब पेड़, गिरी पहाड़, सरिता नदी, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचान है. ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, और वो जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, तो इन सभी में एक ही ब्रह्म को पहचाना है. जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा. हमने ये नहीं कहा कि इसी रास्ते से जाओगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, अगर नहीं जा रहे हो तो तुम अंधेरे में हो. भारत के स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को ब्रिटिश क्या कहते थे, दिस इज अ डेन ऑफ डार्कनेस. और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो लॉर्ड पाल्मस्टर नाम के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1857 के बाद क्या कहा, भारत के बारे में क्या कह रहे थे कि दीज पीपल लिविंग इन डार्कनेस, और सिर्फ वो उनके पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए नहीं, बट फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. वो कहते हैं इट्स नॉट ओनली आवर ड्यूटी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, बिकॉज बट इट इज इन आवर ओन इंटरेस्ट टू प्रमोट the diffusion of Christianity as far as possible through the length and the breadth of India. And 1813 का जो चार्टर एक्ट एंड देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, देन ये जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, सेमी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के संदर्भ में जो प्रावधान उन्होंने समय समय पर किए, इन सारे प्रावधान से और बहुत सारे जहां जहां इन ट्राइबल कम्युनिटीज ने स्टीप रेजिस्टेंस दिया था ब्रिटिशों को, उनको कहा क्रिमिनल ट्राइब्स के कैटेगरीज में उनके रखा गया. इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जो कल्चरल एक फैब्रिक है उसी को तोड़ने की कोशिश की. इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि दिस डे विल प्रोवोक अस टू थिंक ऑन दोज लाइंस. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ट्राइबल कम्युनिटी by mingling with them, and also let's recognize their contributions in our social and cultural fabric on this particular day. Thank you so much for listening to me. धन्यवाद विवेकानंद जी. आज का ये जो दिन है, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और ये दिन वास्तव में जितने हमारे ट्राइबल हीरोज हैं उन्हें स्मरण करने का दिन है, और जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है उसे स्मरण करने का दिन है. ग्लोरियस पास्ट को हम इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे नया कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, और अतीत में अगर कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने का अवसर मिलता है. और वर्तमान की चुनौती और भविष्य की संभावनाओं को हम ध्यान में रखकर जब आगे बढ़ते हैं, अपने पास्ट से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है. और अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी बिरसा मुंडा की, आपने ये देखा होगा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल आप पहचानिए. उन्होंने समाज से बात की और समाज ने उनकी बात स्वीकार की, इसलिए उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या थी वो बहुत बड़ी थी, और इसी कम्युनिकेशन स्किल के कारण वो लोगों को अपना बना सके, और जो उन्होंने एक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ सके. तो आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी हमें समझने की जरूरत है. मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री वैभव सुरंगे जी. वैभव सुरंगे जी वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख हैं. देश भर में आपका प्रवास होता है. नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब जो था हमारा, उसके साथ मिलकर आपने 110 विश्वविद्यालयों में जो रोल ऑफ ट्राइबल्स इन फ्रीडम मूवमेंट, इस विषय पर आपने यूथ से इंटरेक्ट किया है. हमने आपसे अनुरोध किया और आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया. आपका स्वागत है. धन्यवाद प्रमोद जी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में
जनजातीय गौरव दिवस श्री के कार्यक्रम होना, ये थोड़ा मेरे लिए आश्चर्य की भी बात है और ये सुखद भी लगता है। विशेष रूप से ऐसे संस्थान जब हमारे उस समाज की बात करेंगे जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, ऐसा केवल नहीं है, तो वो राह भी देख रहा है कि कोई तो उसको समझेगा। और इस प्रकार के संस्थानों में जब इस प्रकार के समाजों की बात होना शुरू होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का सपना हम देख रहे हैं कि भारत कभी 2047 तक विकसित होगा, तो विकसित शायद तभी हो पाएगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचे। आज जब हम देश के जनजातीय समाज की तरफ देखते हैं तो दिखने में वो हमको 8% लगता है, पर आज भी उसकी पॉपुलेशन कोई 12 करोड़ से ज्यादा है। 750 प्रकार की ट्राइब देश भर में है, विविध प्रकार की बोलियां हैं, विविध प्रकार के रीति रिवाज है। उन सबको साथ लिए बिना, उन सबको सशक्त किए बिना, बिना उनकी बात किए बिना देश क्या कुछ लोगों के भरोसे हो पाएगा क्या विकसित, ये प्रश्न मन में आता है। इसलिए ऐसे संस्थान जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती है करने के लिए विद्यार्थी आते हैं, उनके बीच में जब इस प्रकार की चर्चा शुरू होती है तो ये एक सुखद मन को लगने वाला पल रहता है। आज के इस कार्यक्रम चूंकि इस इंस्टीट्यूट में हो रहा है, जहां मैंने कहा कि आश्चर्य भी लगता है, सुखद भी लगता है, और ये इसलिए हो पा रहा है मुझे लगता है क्योंकि हमारे संस्था के वाइस चांसलर श्रीमती अनुपमा भटनागर मैडम, उनका विशेष हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद है इस कार्यक्रम को करने के लिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने के लिए, जिसके कारण आज ये कार्यक्रम यहां हो पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मंच पर अभी जिन्होंने विस्तार से अपनी बात जनजातीय समाज के बारे में रखी, क्योंकि वो प्राध्यापक तो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, एक कॉलेज में है, पर रहने वाले वो गढ़चिरौली जैसे बहुत, जहां पर माड़िया कम्युनिटी रहती है, मतलब प्रिमिटिव ट्राइब है माड़िया यानी एकदम, और गढ़चिरौली के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले वो लोग हैं जिसको शायद उन क्षेत्रों के नाम हम सुनेंगे तो हमको ऐसा लगेगा वो घोर नक्सलाइट इलाके हैं, भामरागढ़ और इस प्रकार के सब इलाके वहाँ हैं। वहाँ से आने वाले श्रीमान विवेकानंद नरताम जी, हमारे संस्था में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रमोद कुमार जी, सभी उपस्थित प्राध्यापक गण, छात्र छात्राओं, विवेकानंद जी ने एकदम दिल्ली की बोली में बात की, मेरे को ट्राइबल बोली में बात करनी पड़ेगी। उन्होंने एकदम ऐसी इंग्लिश बोली जिससे कोई प्राध्यापक दिल्ली में पढ़ा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर ये मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर है और 4 वर्ष पहले भारत सरकार ने ये फैसला किया कि इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब हम ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जनजातियों के पास भी कोई गौरवशाली चीजें हैं क्या, विशेषकर देश के एकेडमिक जगत को, और एकेडमिक जगत के कारण बाकी लोगों को, क्योंकि बताने की जवाबदारी उसके पास है। तो वो जैसा बताता है वैसा ब्यूरोक्रेट सोचते हैं, वैसा पॉलिसी मेकर सोचते हैं, वैसे देश की जुडिशरी भी ट्राइबल के बारे में विचार करती है। और इसलिए आज तक जो सुनते आए हैं कि कोई ऐसा समाज है जिसको अभी मुख्यधारा में आना है, मेन स्ट्रीम में आना है, कभी ये सुनते आए इन मंचों से कि ऐसा कोई समाज है जिसको अभी सभ्य होना बाकी है, सिविलाइज्ड होना बाकी है, ऐसे समाज के पास भी कोई गौरवशाली अतीत है, ये जब सुनते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कुछ विरोधाभास है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत जब काम करना शुरू किया तो लोग कहते हैं कि इस नॉलेज सिस्टम का 30% हिस्सा ट्राइबल सोसाइटी में, उसको डॉक्यूमेंट करना सबसे कठिन काम है। तो ऐसी भी सोसाइटी है कि ट्राइबल सोसाइटी जिसके पास इतना नॉलेज है, वो अनपढ़ है पर नॉलेज है। किस प्रकार का समाज होगा ये हम कल्पना उससे कर सकते हैं जैसा इतिहास विवेकानंद जी बता रहे थे कि उनका योगदान केवल भारत के आजादी की लड़ाई में रहा है, केवल इतना ही नहीं है। जब जब भारत के ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति आई है तब तब आगे आने वाले लोगों में भारत के जनजातीय समुदाय के लोग रहे हैं। अंग्रेजों की राज्य का ही अगर हम विचार करें तो उनका प्रारंभिक विस्तार जिन दिनों में हो रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लोग कौन आ गए हैं।
यानी हम उस समय की बात कर सकते हैं जब प्लासी की लड़ाई जीत ली थी, बक्सर की लड़ाई जीत ली उन्होंने, और बंगाल प्रेसिडेंसी में राज्य प्रारंभ होने जा रहा था। राज्य शुरू तो नहीं हुआ था, राज्य तो नवाब का ही था। 1772 का हम कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल आ गए, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि 1772 में अगर राज्य की शुरुआत माने, 1780 में तिलका मांझी का पहाड़िया विद्रोह हो गया। 8 साल के अंदर वहां के स्थानीय जनजातीय समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और लड़ना शुरू किया गया नहीं, मतलब तिलका मांझी ने वहां के स्थानीय अंग्रेज अधिकारी, जो कलेक्टर रैंक का अधिकारी होगा उस समय का, उसकी हत्या कर दी। अगस्टिन क्विनलैंड नाम था उसका, उसकी हत्या कर दी। कितना गुस्सा होगा, किस प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य होगा जो कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ लेके आए भारत में। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आ चुका था, लेकिन उसके बाद तिलका मांझी के खिलाफ जो गुस्सा था, जिन लोगों के सामने बंगाल का नवाब तो टिक ही नहीं पाया, सिराजुद्दौला। और बक्सर की लड़ाई में 2 घंटे के अंदर मुगल सम्राट अंग्रेजों की सेना में आके बैठ गया, ये स्थिति थी। उसको चुनौती एक ऐसा आदमी दे रहा था जिसके तन पे पूरी धोती भी नहीं थी, आधी धोती पहना हुआ था। और इसलिए तिलका मांझी को जब 1785 में गिरफ्तार किया उन्होंने, तो भागलपुर तक 40 से 50 किलोमीटर 4 घोड़ों पे पीछे बांध के घसीटते हुए लेके आए, और लेके आके बीच भागलपुर के चौराहे पे, जिसको आजकल तिलका मांझी चौक कहते हैं, बड़ के पेड़ पर अटका के पूरे भागलपुर को इकट्ठा करके फांसी दे दी। ये कानून का राज्य था, जिसको रूल ऑफ लॉ वो बोलते थे। वो कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। अच्छा, ये कोई तिलका मांझी पे रुक गया ऐसा नहीं था। हम आजादी का इतिहास अगर जनजातीय योगदान को देखेंगे तो उस बंगाल प्रेसिडेंसी के इलाके में जो जो जनजातीय क्षेत्र थे वहां पर ये लगातार बढ़ता गया। विवेकानंद जी ने कहा कोल विद्रोह 1830 में हुआ, मतलब तिलका मांझी 1785 में आए। तो लोग आज तक संथाल समुदाय के गाते हैं कि तिलका, हम देख रहे थे कि तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से से खून नहीं बह रहा था, पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, लगभग आधे से ज्यादा मर चुका था, अधमरा भी नहीं था। 40 किलोमीटर जिसको घसीट के लाए होंगे उसकी क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन ऐसे शरीर को भी उन्होंने हमारे आंखों के सामने फांसी पे लटका दिया। हम ये देख रहे थे, तुम्हारी आंखें भी लाल थी, लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि तुम्हारी आंखें झुकी हुई नहीं थी, अंग्रेजों को घूर के देख रही थी। ये प्रेरणा थी उनके लिए जो आगे की लड़ाई जारी रख पाए। तो इसलिए 1830-31 में कोल विद्रोह हुआ है तो ज्यादा संगठित हुआ, ज्यादा लोगों का योगदान रहा। उसके नायक बुद्धू भगत ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से अंग्रेजों के ऊपर हमले करना शुरू किया। हालांकि हथियार पारंपरिक थे, और उनका वर्णन जब आता है कि उनके जब गांव को घेरा गया गिरफ्तार करने के लिए, तो जो लड़ाई हुई उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अरे मारे जाने वालों में बड़ी बात यह थी कि बुद्धू भगत के दोनों लड़के हलदर और गिरधर, ये भी उसमें लड़ते हुए मारे गए। और दूसरा आश्चर्य था कि उनकी 2 बेटियां थी, रुनिया और धुनिया, ये भी लड़ते हुए मारी गई। अब ये आजादी के आंदोलन के कुछ वो पल हैं जो बाकी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। यानी हमको दिखेगा, उन्होंने, प्रमोद कुमार जी ने कहा कि वो कोई कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की होगी उनकी कि उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया। मतलब आप 1930 में भगत सिंह से तुलना कीजिए, तो 1930 में भगत सिंह कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने असेंबली में बम तो धुएं के फेंके थे, किसी को मारने के लिए नहीं फेंके थे। धुएं के बम क्यों फेंके थे? देश के युवा जाग जाए, युवा जागेंगे तो देश की आजादी के लिए कुछ करेंगे। 1930 में भगत सिंह कह रहे हैं, पर 1830 में बुद्धू भगत के सामने या 1855-56 में सिद्धो कान्हो के सामने, जिनने संथाल क्रांति का नेतृत्व किया, ये समस्या नहीं थी। उनका समुदाय उनके साथ में था। अंग्रेजी रिकॉर्ड कहते हैं कि 1855 में 30 जून को जब सिद्धो कान्हो ने भगनाडी गांव में लोगों को इकट्ठा किया, तब 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। और ये केवल सिद्धो कान्हो को सुनने के लिए इकट्ठे नहीं होता, सुन ही नहीं सकते 10,000 लोग बिना माइक के, ये लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। और इसके अगले 1.5 साल जब संथाल क्रांति चली, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हंटर जो इतिहासकार है वो लिखते हैं कि संथालों की डिक्शनरी में आत्मसमर्पण नाम का शब्द ही नहीं है। सब लोग लड़ ही रहे हैं। सिद्धो कान्हो का पूरा परिवार बलिदान हुआ, मतलब सिद्धो कान्हो भी मारे गए, चांद भैरव उनके 2 भाई थे वो भी गए, उनकी 2 बहनें थी फूलो जानो, इनको भी फांसी की सजा हुई, इनको भी दोनों को फांसी हुई। और फांसी किस जुर्म में दी गई? तो इन्होंने 21 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। पर ये क्या फूलो जानो का नाम हम जानते हैं क्या? शायद कुछ झारखंड के लोग जानते हैं कि एक आधी यूनिवर्सिटी का नाम होगा इसलिए लोग जानते हैं, लेकिन इस फूलो जानो ने इतना काम किया, रुनिया झुनिया लड़ते हुए मारी गई।
कैसे होता होगा कि एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है और पूरा समुदाय उसका साथ दे रहा है, महिलाएं लड़ रही है। हमने सुना है भगत सिंह की फांसी में विद्यावती रोई, चापेकर बंधु 3 भाई मारे गए तो उनकी मां से मिलने के लिए जब भगिनी निवेदिता गई तो उन्होंने कहा कि मेरे आंसू इसलिए नहीं गिर रहे कि मेरे 3 लड़के चले गए, तीनों चले गए, तीनों को फांसी हो गई, मेरे आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि 3 की जगह 7 क्यों नहीं हुए। मेरी कोख से 7 बच्चे पैदा होते तो 7 लड़ते हुए मरते। पर हम यहां ये देख रहे हैं कि रो नहीं रही, महिलाएं लड़ रही हैं। शायद बिरसा भगवान भी खड़े थे तो उनके साथ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। कारण क्या है? तो आजकल अलग अलग विश्वविद्यालयों में हम लोग जाते हैं तो एक लिखा था सेव गर्ल चाइल्ड, कन्या कम हो रही है। किसी जनजातीय समुदाय के सामने यह समस्या नहीं है। आप देश भर के जनजातीय समुदाय देखेंगे, वहां पर यह समस्या ही आज तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि महिलाएं पुरुषों के बराबरी पे ही है, वहां ऊपर या नीचे नहीं है। क्या देश के लोगों को भारत की जनजातियों से ये बातें सीखने की आवश्यकता नहीं है? जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि ये अभी सभ्य हो रहे हैं, शायद सभ्य लोगों को ये सभ्यता उनसे सीखनी पड़ेगी। आज किसी भी जनजातीय उत्सव को देखने जाएंगे, हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को भेजा था तो नंदुरबार में काठी उत्सव देखने के लिए भेजा। होली के समय होने वाला उत्सव था। पहले तो शुरू में सब स्टूडेंट ने बोला कि अरे कहाँ जाएंगे, नंदुरबार में ट्राइबल इलाका है, होली के समय जाएंगे। बाद में जाने लगे तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा, इतने अंदर लेके जा रहे हैं आप लोग, जाइए एक बार देख के आइए कैसा लगता है। आने के बाद बोले अप्रतिम, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? तो छोटे में बोलूं तो वो बोले कि रात भर कार्यक्रम चला है, 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए थे 20-25 गांव के। पर आश्चर्य की बात थी कि उन 10,000 में से 5,000 महिलाएं थी, उसमें युवतियां थी, नए ड्रेस पहन के आई थी, आभूषण पहन के आई थी चांदी के। अगर कोई वहां नहीं दिख रहा था तो पुलिस नहीं दिख रही थी। बिना पुलिस के इतना अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, युवतियां आ सकती है 15-20 गांव से, युवकों के साथ नाच सकती है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ऐसा भी समाज होता है, ये हम शहरों में नहीं देख पाते। शहरों में तो होली के दिन लड़कियां निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे समाज होने के कारण महिलाओं का योगदान ये हम स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखते हैं। ये केवल कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो ये उस समाज में जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी लिविंग है। हमारे यहाँ लिविंग ही इंडिविजुअल है। हम सिखाते भी है बेटा पढ़ लिख जाओ बड़े आदमी बन जाओगे। हम उसको इंडिविजुअली बड़ा करना चाहते हैं। और क्या इस मोटिवेशन से जनजातीय समाज मोटिवेट हो सकता है क्या? अगर इतिहास देखेंगे तो शायद वो मोटिवेशन ही उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए फिर हम बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बहुत कम है, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। शायद हम वो इतिहास नहीं देख पा रहे, उनकी विशेषता नहीं देख पा रहे कि वो सबकी चिंता कर रहा है। उसका गांव को देखेंगे तो वहां पर घर की बाउंड्री नहीं दिख रही है, उसको बीच में बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं घर हमारी जमीन खत्म होती है ऐसी बात नहीं है। वो एक दूसरे की सहायता कर रहा है। कई प्रथाएं ऐसी है, झाबुआ में जाएंगे भीलों के बीच में तो हलमा प्रथा आजकल एनसीईआरटी की बुक में भी कुछ आ गई है। तो क्या है हलमा? तो जब कोई ऐसी परेशानी में फंस जाता है कि अब वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी इस परेशानी में से नहीं निकल सकता, तब वो हलमा बुला सकता है। और हलमा बुलाएगा तो क्या होगा? गांव के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, उसकी सहायता करेगा, उसको उस परेशानी में से निकालेगा। इस कम्युनिटी लिविंग के कारण वो एक साथ लड़ पाए। इसलिए हम किसी भी प्रकार का जनजातीय संघर्ष देखेंगे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, तो उसकी विशेषता देखेंगे कि वो सामूहिक होगा। उसमें पूरा समाज एक साथ लड़ता हुआ दिखेगा। उसमें महिलाओं की भागीदारी दिखेगी, महिलाएं लड़ते हुए भी दिखेंगी, महिलाएं मरते हुए भी दिखेंगी, शहीद होते हुए भी दिखेंगी। ये विशेषताएं हैं। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। हम अभी उन्होंने बात की रामायण महाभारत की, हम सुनते हैं कि शबरी के पास राम गए, पर शबरी को पता था भगवान आने वाले, राम रूप में आएंगे भी पता था, प्रतीक्षा भी कर रही थी। पर हम कभी भी ये नहीं सुनते कि शबरी ने भगवान से कुछ मांगा। भगवान आए, शबरी के यहां आए, शबरी के पास जो कुछ था वो भगवान को दिया उसने। भगवान ने मांगा, मेरी पत्नी को रावण उठा के ले गया है, क्या करूं, आप कुछ मदद कीजिए। उन्होंने कहा आगे जाइए, सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे, वो मदद करेंगे। दिया किसने? शबरी ने। भगवान से
न मांगने वाला समाज है। आज भी जनजातीय क्षेत्रों में जाके अगर उनकी हम अब ट्रेडिशनल आरतियां देखेंगे, ट्रेडिशनल पूजाएं देखेंगे, उनके आख्यान सुनेंगे, उनके गायने गाने वाले जो रात भर में भगवान को गाते हैं उनको सुनेंगे, तो उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें वो अपने लिए भगवान से कुछ मांग रहा है। एक भी लाइन नहीं मिलेगी, रात भर गाएगा। क्या ये भारत का आध्यात्मिक आधार नहीं है? क्या ये आज तक नहीं दिखता? दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी ट्राइबल मूल रूप से यहां नहीं रहता। नौकरी करने आए होंगे अलग बात है, पर पिछले बार हरियाणा में जब मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज में गया तो 2-3 घरों पे भोजन करने गया। तीनों घरों में काम करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, घर के काम करने के लिए जो लड़कियां थी वो तीनों जगह पे ट्राइबल थी। कहाँ की थी पूछा, मैंने परिचय किया तो 2 जगह पे मुझे उड़ीसा की संथाल जनजाति की लड़कियां मिली, एक जगह पे झारखंड की उरांव जनजाति की लड़की थी। यानी देश में कौन सा काम है जो मेहनत मजदूरी करके नहीं कर रहे? मजदूरी के काम से लेके युवतियां काम करने के लिए कहां झारखंड है और कहां दिल्ली और हरियाणा है, काम करने के लिए आ रही है, पर कभी कोई भीख मांगता हुआ दिखता है क्या? कभी नहीं देख पाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं शबरी से लेके आज तक कि जो समाज इतनी परेशानी में रहता है, इतने कर्ज के तले दबा हुआ रहता है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके भी देता है, हाथ नहीं फैलाता कभी किसी के सामने। तो ऐसा समाज क्या कभी किसी का गुलाम रह सकता है? देश भर के ट्राइबल हिस्सों में, जैसा मैंने कहा कि झारखंड के हिस्से में वो आए और तुरंत विद्रोह हुआ। छत्तीसगढ़ का भी इतिहास देखेंगे तो 1818 में मराठों की निर्णायक पराजय हुई, उस क्षेत्र पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ। पहला विद्रोह 1824 में हो गया ज्ञान सिंह के नेतृत्व में, परलकोट की क्रांति हो गई, हजारों लोगों ने की। मतलब एक ऐसा समाज है जो कभी गुलाम रह ही नहीं सकता। ऐसी अनेकों विशेषताओं से भरा हुआ समाज है जिसके पास परंपरागत ज्ञान प्रचुर मात्रा में है। बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे थे उन्होंने अपने परंपरागत ज्ञान से सीखा। ये वो दौर था जब मुंडा सरदारों को कंपनी के लोग उनकी जमीनों से विस्थापित करना चाह रहे थे, कर रहे थे। बहुत से लोगों को चाय के बागान में भेज दिया, आज भी मिलते हैं वहां असम में परेशान होते हुए लोग, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं थे। बिरसा तो 10वीं में पढ़ रहे थे, जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर उनको ट्रांसलेटर के रूप में रखा गया कि अंग्रेज अधिकारी क्या कह रहे हैं, इनको जरा मुंडा सरदारों को मुंडारी भाषा में समझाओ। बिरसा समझाने गए तो बिरसा ने अंग्रेज अधिकारियों से प्रश्न किया कि ये गलत क्या कह रहे हैं मुंडा सरदार, यही तो बोल रहे कि हमको हमारी जमीन से मत हटाइए, इसमें गलत क्या है? परिणाम ये हुआ कि बिरसा को स्कूल से बाहर कर दिया। बिरसा पढ़ाई छूट गई, गांव गए, रुके नहीं। अंग्रेज जो के राज्य को हम अच्छी तरह से जानते हैं पूरे विश्व में, उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया। कई प्रकार की बीमारियां झारखंड के उस क्षेत्र में जब जमीन खाली नहीं हो रही तो कंबल में कीटाणु डाल के फैलाई गई। बिरसा अपने जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करके लोगों की सेवा करने लगे। लोग कहने लगे कि ये भगवान आ गया है, धरती का आबा आ गया है। बिरसा आबा बोलने लगे लोग। बिरसा ने अंग्रेजों से मांग की कि हमारी पारंपरिक जो न्याय व्यवस्था है, जिसको मुंडा मान की व्यवस्था कहते हैं, उससे हमको न्याय देने की व्यवस्था करना चाहिए। अपने ट्रेडिशनल पद्धतियों की बातें करना शुरू किया। हमको हमारे कानून समझ में आते हैं, आपके कानून समझ में हमको नहीं आते। हम कहाँ कोर्ट में जाएंगे, कहाँ थानों में जाएंगे? हमारे सरल कानून गांव में जो है व्यक्ति को समझ में आते, एक दिन में न्याय मिलता है। आज भी ये न्याय व्यवस्था प्रत्येक जनजाति में आपको जीती जागती मिलेगी। म्यूजियम की चीज नहीं है अभी भी। आज भारत सरकार कहती है हमने 18 म्यूजियम बना दिए, 20 म्यूजियम बना दिए। म्यूजियम उस चीज के बनते जो खत्म हो जाती है। आज संरक्षण करना उनके समाज में अंदर वो सारी व्यवस्थाएं आज भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी आज भी है। परसों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने कहा कि वो उसको पद्मश्री मिला है। छोटे डूंगर बस्तर में एक अबुझमाड़ का व्यक्ति है, वहां के एक वैद्य को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो मैंने उसको बुलाया अपने सीएम हाउस में, उनका सम्मान किया, पद्मश्री आपको मिला है। उनको कहा कि आपका ज्ञान जो है ना आगे आपकी पीढ़ी को देना। तो मुस्कुराने लगे। बाद में उनसे मिलने कुछ लोग गए कि वो मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे थे, आप किसको देंगे? तो बोले नहीं, अभी योग्य आदमी नहीं मिल रहा है।
योग्य आदमी क्यों नहीं मिल रहा है? आपका लड़का है ना, पढ़ता तो है हॉस्टल में, कॉलेज में, उसको दे दीजिए। बोले उसको तो बिल्कुल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है उसको? बोले वो तो सारा खोद के बेच देगा, कुछ भी जंगल में जड़ी बूटी नहीं बचने देगा। ये जीवन मूल्य है। जब उस वैद्य को हम देखते हैं कि वो जड़ी बूटी लेने जाता है तो वो उसकी पूजा करेगा पहले, वो निश्चित दिन तोड़ने जाएगा, वो उसको वैसा तोड़ेगा जिससे वो जड़ी बूटी पूरी खत्म ना हो जंगल में, तब वो बची हुई है। तब हम कहते हैं कि वास्तव में वो जंगल के मालिक थे, जंगल उन्होंने बढ़ाया था, संवर्धन किया था। ये कोई समझेगा क्या कभी? अंग्रेजों ने, शायद कॉर्नवालिस ने भूमि सुधार करके सारी किसानों की जमीन जमींदारों के अधीन कर दी थी। आजादी के आंदोलन का पहला नारा था कि आजादी की पहली किरण के साथ सब किसानों की जमीन हम वापस करेंगे, जमींदारी प्रथा खत्म करेंगे। लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1862 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना। सारा जंगल जो जनजातियों के पास था वो छीन के सरकार ने अपना कर लिया। क्या आजादी के आंदोलन का ये नारा नहीं होना चाहिए था कि अंग्रेजों ने जिस जंगल को जनजातियों से छीना है वो उनको वापस देंगे? 1950 में संविधान बना, 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया। 56 साल बाद संसद ने इस बात को महसूस किया कि ये हमारी ऐतिहासिक भूल थी कि हमने जंगल वापस नहीं किया। कानून में लिखा संसद ने कि हमारी ऐतिहासिक भूल थी कि हमने जनजातियों को उनके जंगल वापस नहीं किया। 1950 में भारत सरकार ने संविधान लागू कर दिया, पर 2000 में जनजाति कार्य मंत्रालय बना, 2003 में आयोग बना। जनजातियों को समझने में देर हो रही है ऐसा लगता है, और इसको पढ़ा लिखा जनजातीय समुदाय भी महसूस करता है। आजादी के आंदोलन में उनका योगदान हो या उनके परंपरागत ज्ञान को बचाने की बात हो या उनके समाज सुधारकों को याद किया जाए, या हम कहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है, वो किस प्रकार की संस्कृति है उसको बचाना है, उन भाषाओं को बचाना है। वास्तव में ये तब बचेंगी जब इसके प्रति हम गौरव का भाव भरेंगे, अन्यथा ये म्यूजियम की वस्तुएं बन जाएंगी। सब चाहते सब हैं कि ये बचना चाहिए, बच क्यों नहीं रही? जब हम जाके देखते हैं कि गोंडी बोलता कौन है, गोंडी आती किसको है, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको गोंडी नहीं आती। पढ़ा लिखा गोंड गोंडी नहीं जानता, जो अनपढ़ गोंड है उसको गोंडी जानता है। उल्टा हो रहा है कि नहीं? पढ़े लिखे व्यक्ति को भाषा का ज्ञान बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? पर गोंड होने का गौरव ही नहीं है। गौरव बढ़ेगा कैसा? राणा प्रताप के नाम से सब राजपूत पूछे ऊपर करते हैं। राणा प्रताप के 7 साल पहले अकबर से रानी दुर्गावती लड़ी, महिला होके लड़ी, विधवा होके लड़ी। राणा प्रताप उसके 7 साल बाद लड़े अकबर से, उन्हीं बातों के लिए लड़ी जिस बात के लिए राणा प्रताप लड़े। लेकिन रानी दुर्गावती को कितने लोग जान रहे हैं? राणा प्रताप को सब जानते हैं, जानना भी चाहिए। राणा प्रताप को क्यों नहीं जानना चाहिए? पर राणा प्रताप भी किसके सहारे लड़े? तो गीत तो यही बोलता है, गूंज उठी थी हल्दी गाठी घोड़ों की उन टापों से, और भीलों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। सेना किसकी थी? भीलों की थी। इसलिए हम देखते हैं ना कि 1 लाख की भी मुगलिया फौज थी, हजारों की सेना को जीत नहीं पाई, जबकि राणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ के जाना पड़ा, चेतक की टांग कट गई थी। लेकिन मुगलिया फौज जीत नहीं पाई, क्यों? घाटियां थी, जंगल थी, हल्दी घाटी थी, वहां भीलों के तीरों के आगे कोई टिक नहीं सकता था। सेना पीछे हटती चली गई, युद्ध निर्णय पे समाप्त हो गया। किसका पौरुष था? भीलों का था। पर अंग्रेजों ने कहा भील यानी क्रिमिनल ट्राइब है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ही बना दिया उन्होंने, आपराधिक जनजाति है। तो वास्तव में इस प्रकार की बातें जो अंग्रेजी शिक्षा के कारण, अंग्रेजी इतिहास लेखन के कारण हमारे में आई है, हमारे प्रबुद्ध वर्ग की दृष्टि में आई है। हम भी वैसा ही सोचते हैं ट्राइबल के बारे में। सामान्यतः ट्राइबल मतलब कैसा होगा, नागा हेड हंटर्स होते, यही हमने पढ़ा है। भील क्रिमिनल ट्राइब है, उनके बीच में कैसे जाएंगे, यही हमने पढ़ा है। ये सही नहीं है। जनजातीय समाज का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है। ये बात अलग है कि उसकी इमेज गलत बन गई है, रियलिटी एकदम अलग है, इमेज एकदम अलग बन गई है। उस इमेज को भी ठीक करने की जरूरत है। और जनजातीय समाज के विशेषकर पढ़े लिखे वर्ग में इस गौरव को जगाने की भी जरूरत है। वो उनका ऐतिहासिक गौरव भी है, वो उनका सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर गौरव भी है, और वो उनका आध्यात्मिक पक्ष का गौरव भी है। उनके परंपरागत ज्ञान में भी गौरव महसूस वो कर सकते हैं।
ऐसी अनेक बातें उनके बीच में है। इन सबको याद किस दिन करना, तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन, क्योंकि एकदम जब भी हम जनजातीय अस्मिता की बात करते हैं तो बरबस ही एक चित्र ही सबके सामने आता है, वो भगवान बिरसा मुंडा का आता है। होने के लिए हजारों जनजातीय महापुरुष है, लेकिन लोग जानते नहीं, लोग भगवान बिरसा मुंडा को सब जानते हैं। मतलब जनजातीय गौरव दिवस के दिन दिल्ली के उपराज्यपाल 20 फीट की भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। दिल्ली में भी लोग भगवान बिरसा मुंडा को जानते हैं, जहां जनजातीय लोग नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो एक समाज सुधारक के रूप में भी रहे हैं, वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करने वाले व्यक्ति के रूप में भी रहे हैं, वो धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना बिरसाइयत पंथ स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में भी सामने आए हैं। वो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विस्थापित नहीं होना, इसके लिए आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति भी रहे हैं। और जब इन सब के बीच में अंग्रेज रोड़ा बने तो प्रत्यक्ष क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के रूप में भी सामने आए, और ये सारे काम उन्होंने अपने 24 साल और 9 महीने के जीवन में पूरे किए। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म है। 9 जून 1900 में ऐसा कहते हैं कि आर्सेनिक नाम का धीमा जहर देकर उनको रांची की जेल में उनको मार दिया गया, वो शहीद हो गए। इतने छोटे जीवन में उन्होंने इतने काम किए हैं, तो हम अपने सारे जनजातीय नायकों को एक किसी में देखते तो भगवान बिरसा मुंडा है। और इस जनजातीय गौरव को याद करने का अगर कोई दिन हो सकता है, गौरव दिवस हो सकता है, तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन हो सकता है। विषय बहुत बड़ा है, आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। आपने बहुत, मेरे को अपेक्षा नहीं थी, जिस प्रकार की हलचल थी मुझे लगा था कि आधे लोग उठ सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ध्यानपूर्वक, विषय आपका न होने के बाद भी मेरी बात को सुना, इस मंच पे मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद वैभव जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारगर्भ तरीके से ये विषय, कठिन विषय था निश्चित रूप से, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में अभी लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारा आपने बात शुरू की है तिलका माझी से, और आपने कोल विद्रोह की बात की है, बुद्धू भगत की बात की है, सिद्धो कान्हो की बात की है, संथाल क्रांति की बात की है, और बहुत सारे विषय आपने कहे हैं जो जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत है। आपने निश्चित रूप से उससे हम सबको अवगत कराया है। आपने कहा है कि जनजातीय समाज ऐसा है जो गुलाम नहीं हो सकता और मेहनती है, भीख नहीं मांगता और भगवान से भी कुछ नहीं मांगता। तो वास्तव में ये समाज देने वाला है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे जीवन मूल्य है, आज भी उन्होंने, इस समाज ने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। तो हमें जनजातीय समाज से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ VCIMC डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मंच पर आसीन श्री वैभव सुरांगे जी, श्री विवेकानंद नरदाम जी, श्री प्रमोद कुमार जी, संकाय सदस्य और प्रिय छात्र छात्राएं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि वैभव जी ने कहा कि उनको लगा हलचल है, ये लोग सुनेंगे नहीं, तो आपने बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक सुना, तो इससे पता चलता है कि आप लोग की इस विषय में कितनी रुचि है। श्री बिरसा मुंडा के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने की जैसे ही है, और उनका शत नमन। श्री बिरसा मुंडा जी का जीवन हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने देश के लिए स्वयं का बलिदान दिया, और इसके साथ साथ वो समाज सुधारक भी रहे थे। उनका साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व हमारे युवाओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्री विवेकानंद नरदाम जी ने जनजातीय नायकों के बारे में प्रकाश डाला, और श्री वैभव सुरांगे जी ने जनजातीय समाज के लोगों के योगदान के बारे में बताया कि न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम बल्कि उनकी सभ्यता संस्कृति के रिचनेस के बारे में भी बताया। और सबसे अच्छी बात जो आपने कम्युनिटी लिविंग की कही गई है, जिसकी आज हम सबको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, के विषय में भी प्रकाश डाला। मित्रों, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। जनजातीय समाज का प्रकृति से लगाव और उसका संरक्षण जिस तरह से करते हैं, वो हम सबके लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा और हमें उनसे सीखना चाहिए। जनजातीय समाज
अपनी परंपरागत ज्ञान, संस्कृति, कला, संगीत, वेशभूषा, सुर और लय को जिस तरह से संभाल के रखते हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हमें अपनी संस्कृति पर तो हमेशा ही गर्व होना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, आईएमसी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग लैब जर्नल निकालते हैं और बहुत बार मुझे दिखाते भी हैं। अलग अलग तरह के आप टॉपिक चुनते हैं, तो कभी अपनी हमारी जो संस्कृति और जनजातीय समाज पे भी लैब जर्नल निकाले। अभी मुझे मालूम है आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और उसमें से आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आगे रिसर्च भी करेंगे और आगे पुस्तकें भी लिखेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि मतलब इस तरह का जैसे आयोजन होता है, सिर्फ एक दिन का आयोजन होकर ही नहीं समाप्त हो जाना चाहिए। आप सीखें कि उनके जीवन में क्या क्या मतलब उन्होंने अच्छे काम किए हैं, कैसे समाज सुधारक को, जो प्रमोद जी ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल, क्यों कम्युनिकेटर भी बहुत अच्छे थे, इतने लोग उनको फॉलो करते थे। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में खूब पढ़ें, लिखें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और बस इतना ही कहना चाहूंगी आप लोग से, यही मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी संस्कृति के बारे में आप लोग रील बनाना चाहते हैं और जो विवेकानंद जी ने कहा कि आप एक बार कभी उनके पास जाकर देखिए कि वो कैसे रहते हैं, कि जो हम लोग का जो परसेप्शन बना हुआ है वो कितना गलत है उनके विषय में। तो विवेकानंद जी और वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को अपने अनुभूति को आपने संबोधित किया, अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसा वीसी मैम ने कहा है कि निश्चित रूप से ये हम सबको सोचना चाहिए कि आप सब रिसर्च प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। जो हमारे ट्राइबल हीरोज हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल पर भी रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और सभी जो हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं अगर वो हमारे ट्राइबल हीरोज पर या ट्राइबल्स पर, हमारी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत सारे विषय हैं जिन पर आप लैब जर्नल प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे धार्मिक स्थल है, ट्राइबल हीरोज हैं, स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं, उनका फूड कल्चर है, बहुत सारी उनके इश्यूज हैं, बहुत सारे, उन सबको फोकस करते हुए हम बहुत सारे लैब जर्नल तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से जितने हमारा जनजातीय समाज है इसके बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। और आज के इस आयोजन से निश्चित रूप से हम सबको कुछ नया सीखने का मौका मिला है, और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं सबसे पहले वीसी आईएमसी डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम ये आयोजन कर सके। और फिर हमारे साथ श्री वैभव सुरंगे जी मुझे बता रहे थे कि कल वो आए, शायद नागपुर से आए हैं। ट्रेन जब पता चला कि 12 घंटे लेट है और आज वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे, तो आज सुबह फिर वो बाई एयर आए, क्योंकि वो भी इस कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कष्ट हमारे सबके स्टूडेंट्स के लिए लिया। विवेकानंद नरताम जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं निश्चित रूप से, और हम तो चाहेंगे कि वैभव जी और विवेकानंद जी आगे भी इस प्रकार से संवाद करते रहें। विवेकानंद जी का भी बहुत बहुत आभार। विवेकानंद जी दिल्ली में रहते हैं, तो निश्चित रूप से विवेकानंद जी को तो हम बार बार बुलाते रहेंगे और विवेकानंद जी भी निश्चित रूप से आएंगे। हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर पवन कोंडल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुरभि मैम, और हमारे और कुछ अभी जो आए थे फैकल्टी मेंबर्स वो चले गए हैं। यशस्विका है, आदित्य है, विकास जी हैं, एल्बर्ट अभी यहाँ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे स्टूडेंट्स, डिफरेंट कैंपसेस से जो हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आपके मन में एक सवाल होगा कि आपने बहुत सारे सवाल सोचे होंगे जो स्पीकर्स को पूछने थे, आज वो मौका नहीं मिला है, लेकिन आगे कोई और कार्यक्रम होगा उसमें आपको बहुत सारे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। ये निश्चित रूप से शुरुआत है, ये अंत नहीं है, और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। इस कार्यक्रम के सही सुखद आयोजन में, व्यवस्थित आयोजन में निश्चित रूप से बहुत लोगों का योगदान है। हमारे भुवन जी यहाँ बैठे हुए पीछे, भुवन जी सामान्यतः सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन सारी व्यवस्थाओं में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। रमेश जी हैं, मेवालाल जी हैं, फोटो का काम देख रहे हैं, पीछे पुरंजय सक्सेना बैठे हुए हैं, संजीव जी हैं, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं इस सारी व्यवस्थाओं में जो लगे हुए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि धन्यवाद की प्रक्रिया इतनी लंबी है, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम छूट ही जाते हैं। मैं जानबूझकर किसी का नाम नहीं छोड़ रहा हूँ। आप सबका हृदय से धन्यवाद।